नजर का वार था, दिल की तड़प ने छोल दी। चली थी बरछी किसी पर, किसी को आन लगी। नजर का वार था, दिल पे तड़प ने जान लगी। चली थी बरछी किसी पर, किसी को आने लगी। हो नजरिया की मारी है, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। 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 कोई जरा जाके वैद बुलाओ, कोई जरा जाके वैद बुलाओ। आके धर मोर नारी हाय राम। आके धर मोर नारी नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं। कुछ फिल्में हमें गीतों की वजह से पसंद आती हैं, कुछ फिल्में अभिनय की वजह से और कुछ फिल्में अपने संवाद की वजह से। जब गब्बर सिंह की बात करते हैं तो शोले याद आती है ना, चुनाए सेठ की बात करते हैं तो फिल्म वक्त की याद आती है, और कुछ और ऐसे संवाद जो हमारे कानों में पड़ते हैं तो उसी फिल्म की याद आती है। अभिनय, अदायगी, संवाद और कहानी, डायरेक्शन, हर मायने में ये फिल्म मील का पत्थर है। सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाली कहानी। फिल्म थी पाकीज़ा। प्रेम के किस्से मनने और मान जाने पर निर्भर करती हैं। आम जिंदगी में हमने देखा है कि प्रेम में कुछ अमूमन ऐसा ही होता है, पर इन बातों का इस फिल्म से क्या जुड़ाव था, ये हम आपको बताते हैं। इस फिल्म के मनने और मान जाने की वजह से फिल्म बनने में अरसा लग गया। मीना जी कमाल साहब से नाराज हुई और उन्हें मनाने और मान जाने में इतनी देर हुई, इतना अरसा लगा। 14 वर्ष लग गए इस फिल्म को बनने में। फिल्म की शूटिंग के लिए अलग अलग तरह के सेट बनाए गए थे। पूरी फिल्म में मुजरा का फिल्मांकन ज्यादा था, इसलिए बहुत ही बारीकी से एक्सपेरिमेंट के साथ सेट का निर्माण किया गया था, जिसमें पैसा पानी की तरह बहा दिया था कमाल साहब ने। कहते हैं कि सेट के निर्माण के लिए विदेश से आर्किटेक्ट बुलवाया था कमाल साहब ने। खूबसूरत गीतों की रचना की थी कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी और कमाल अमरोही साहब ने। महल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और संगीता एंटरप्राइजेज के तहत इस फिल्म का निर्माण किया गया था। जब कास्टिंग शुरू होती है तो सबसे पहले अशोक कुमार का नाम आता है, उसके बाद मीना कुमारी का और फिर राजकुमार का। कास्टिंग का फिल्मांकन जो किया गया है वो अलग सेट पे, जिसमें एक शमा जलती हुई दिखती है और नृत्य करती हुई एक युवती दिखती है।
फिल्म की कास्टिंग खत्म होने के बाद पर्दे पर एक सुनसान कोठे में नृत्य करती एक अकेली नरगिस के थिरकते कदमों से शुरू होती है फिल्म। अचानक दरवाजा खुलता है, एक पुरुष अक्स उभरता है, फिर फौरन बात बदल जाता है फिल्म दूसरे दृश्य में, जिसमें नरगिस यानी मीना कुमारी इंतजार कर रही हैं शहाबुद्दीन का यानी अशोक कुमार का। सुनसान सन्नाटा है गली में, सिर्फ आवाज आती है घोड़ों के टाप की और नरगिस अपने ख्वाबगाह से अपने शहाबुद्दीन को देख दौड़ती हुई अपने शहाब के पास भागती आती हैं और तांगे पर उनके साथ बैठ वहां से भाग जाती हैं। सब कुछ नरगिस को ख्वाब सा लगता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस फिल्म में मीना कुमारी का डबल रोल था। पहली थी नरगिस जिनके बाल सुनहरे होते हैं और दूसरी साहिब जान। अशोक कुमार यानी शहाबुद्दीन नरगिस से निकाह कर लेते हैं, पर महल में स्वीकार नहीं किए जाने की वजह से नरगिस वहां से दौड़ती हुई भाग के निकल जाती हैं और एक गली में डोली वाले से गुहार करती हैं, भैया मुझे ले चलोगे? वो डोली वाला पूछता है, कहाँ? नरगिस कहती है, किसी कब्रिस्तान में ले चलो। नरगिस को एक कब्रिस्तान में छोड़ आते हैं डोली वाले। नरगिस के सारे अरमान ख्वाब टूट जाते हैं। उधर शहाबुद्दीन अपने नरगिस को ढूंढते फिरते हैं, अलग अलग जगहों पर ढूंढते फिर रहे हैं और इधर उधर नरगिस की सिसकती जिंदगी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। बहुत ही बुरी स्थिति में है वो अपना एक कंगन देती हैं अपने दाई माँ को बेच के आने के लिए। दाई कंगन लेकर के एक कोठे पे जाती है और वहां नरगिस की बहन उस कंगन को पहचान लेती हैं, पूछती हैं, कहाँ से ये कंगन आया तुम्हारे पास? वो कहती है कि कब्रिस्तान में एक युवती है, कुछ बोलती नहीं, सिर्फ कुछ लिखती रहती है चुपचाप, उसी ने ये कंगन दिया है। वो अपनी बहन के पास भागती है, पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके बगल में बैठी एक छोटी सी बच्ची रो रही है और नरगिस इस दुनिया फानी से विदा ले चुकी हैं। नरगिस को दफन कर बहन उस बच्ची को लेकर चली जाती है वापस कोठे पर। बता दे सखी बता दे सखी उनकी बहन नरगिस के जब कोठे पे वापस जाती हैं तो जाते समय पूछती है वो दाई माँ कि ये जो सामान है यहाँ कब्रिस्तान में रखा हुआ है, टूटी फूटी बैगेज,
इसका क्या करना है? वो कहती है इसे बेचा। वो दाई एक कबाड़ वाले के पास वो सारा सामान बेच आती हैं। उन सारे बचे खुचे सामान में से एक खरीदार है जो आता है, वहां से पुरानी किताबें खरीदता है और उसमें लिखे पते के हिसाब से वो किताब वहां तक पहुंचा दिया करता है। वो सामान लेकर के जब वहां से वो गुजरती हैं तो साहब के पास जाकर के वो पता लेकर के वो सामान और वो खत और वो किताब, वो गज़लों की जो किताब लिखी हुई है नरगिस ने, वो उस व्यक्ति के द्वारा अशोक कुमार को यानी शहाबुद्दीन को मिल जाता है। अब मैं कैसे कहूँ मोरा साजन सोतन घर जाए। अब मैं कैसे कहूँ मोरा साजन। जब मैं पूछूं जब मैं पूछूं हाँ जब मैं पूछूं कछुआ न बोले। जब मैं पूछूं कछुआ न बोले। झूठी कसमें खाए हाँ झूठी कसमें खाए। अब मैं कैसे कहूँ। जब किताब में रखे हुए रुक़े को पढ़ते हैं शहाबुद्दीन तो उन्हें पता चलता है कि उनकी एक बेटी है जो उसी बाजार में वापस जा चुकी है जहां से वो नरगिस को लेकर आए थे। उस बदनामी वाली जगह से उसे बचाना चाहते थे, एक नई जिंदगी देना चाहते थे। वो वहां जाते हैं नरगिस के बहन के पास, कहते हैं उनसे कि मेरी बेटी है। बच्चे को लाने पर उनकी मासी कहती हैं कि अच्छा आप बेटी लेने आए हैं, ठीक है कल आइएगा। कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शहाबुद्दीन हूँ। अच्छा तो आप शहाबुद्दीन हैं, मेरे बहनोई। कहिए फिर कैसे आना हुआ? अब किस गुनाहगार की तलाश है आपको? अब किस तवाइफ को दोज़ख की आग से बचाने के लिए परहेजगारी का कफन लेकर आए हैं आप? नरगिस ने मुर्तदम मेरे नाम एक खत लिखा था जो 17 साल बाद मुझे मिला है। उसमें मेरी बेटी का जिक्र है। मुझे मालूम हुआ है कि वो यहाँ है। तो आप उसे देखने आए हैं? मैं उसे ले जाने आया हूँ। अच्छा तो आप ले जाने आए हैं। किसी कब्रिस्तान ने अब इसके जनाजे की फरमाइश की होगी आपसे। अच्छी बात है, ले जाइए। आपकी बेटी है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। लेकिन इस वक्त तो वो मुजरे के लिए बैठ चुकी है और फिर खुलेआम इस बदनाम बाजार से
बेटी को ले जाना यूं भी आपकी गैरत के खिलाफ है। कल सुबह आइएगा। इधर मुजरे पर बैठ चुकी साहिब जान एक जवान, खूबसूरत, लोकप्रिय नर्तकी के रूप में विख्यात हो चुकी हैं और वाकई वो मुजरे पर बैठी हुई हैं। इन्हीं लोगों ने 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 ले लेना दुपट्टा मेरा। 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 हमरी ना मानो बजजवा से पूछो। हमरी ना मानो सैया। हमरी ना मानो बजजवा से पूछो। जिसने अशरफी गज दी ना दुपट्टा मेरा। जिसने अशरफी गज दी ना दुपट्टा मेरा। हो जे हो दुपट्टा मेरा। हो दुपट्टा मेरा। हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो। हमरी ना मानो सैया। हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो। जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा। जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने इसी मुजरा नृत्य से साहिब जान की पहली झलक मिलती है। उधर शहाबुद्दीन, जिनको रात में साहिब जान की खाला खाली हाथ वापस चुका चुकी हुई, दिन के उजाले में फिर आते हैं अपनी बेटी को लेने। पर वहां कोठे पर ताला देख पड़ोसियों से पूछ वापस चले जाते हैं कि वो रात में ही सब चले गए यहाँ से। सिपैया से पूछो। हमरी न मानो सिपैया से पूछो। हमरी न मानो। हमरी न मानो सिपैया से पूछो। सिपैया से पूछो। जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा। जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ये हम अपने साथियों को बता दें कि आप सबको आज की फिल्म पाकीज़ा कैसी लग रही है, इसकी कहानी कैसी लग रही है, आपने देखी है तो कब देखी है, ये लिख करके भेज सकते हैं आप। हम आपके नाम के साथ इसे ज़रूर आपको बताएंगे। vbsdelhifeedback@gmail.com vbsdelhifeedback@gmail. अब फिल्म का दृश्य बदल चुका है और साहिब जान और रेलगाड़ी के डब्बे की सीट पर गहरी नींद में सो रही अंगड़ाई लेती हैं तो अचानक ओढ़ी गई चादर से साहिब जान का पांव दिखता है। सामने की सीट पर बैठे नवाब सलीम अहमद खान देखते हैं, रुक्के पर कुछ लिखते हैं और उनके पैर की उंगलियों में फंसाकर अपनी मंजिल पर उतर जाते हैं। साहिब जान की नींद खुलती है और वो देखती है कि उनके पाँव की उंगलियों में
कुछ रुक्का फंसा हुआ है। उसे खोलती हैं और फिर उसे बार बार पढ़ती हैं। माफ कीजिएगा, इतलाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। पूरी फिल्म याद रखे जाने वाली है, मील का पत्थर है। पर कुछ संवाद ऐसे होते हैं जिसके सुनते ही आपको उस फिल्म की बरबस याद आ जाती है। कहानी फिल्म के आगे बढ़ती है, शहर दर शहर बदलता है, फिर एक अनजान सा प्लेटफॉर्म दिखता है। एक बेंच पर शहाबुद्दीन, जो परेशान है, बीमार है, बैठे हैं। उनकी तलाश अपनी बेटी की खत्म नहीं होती। एक नए रिश्तेदार के पास साहिब जान को उनकी खाला पहुंचा देती हैं और कहती हैं कि जब तक शहाबुद्दीन की तलाश का खतरा नहीं टलता, तब तक साहिब जान इसी शहर में मुजरा करेंगी। शाम होती है, मुजरा शुरू होने वाला है। शहर के नामी गिरामी रईस मुजरा देखने आते हैं। साहिब जान का आगमन होता है और फिर शुरू होता है उनका मुजरा नृत्य।
इस नृत्य में साहिब जान की भाव भंगिमा काबिल तारीफ है। नृत्य खत्म होते पर एक रईस उन्हें पैसों की पोटली पकड़ाना चाहते हैं, पर साहिब जान उसे नहीं पकड़ती और वो धीमे कदमों से आगे बढ़ जाती हैं। उस रईस को ये नागवार गुजरता है और वो नाराजगी में अपने पॉकेट में रखे हुए रिवॉल्वर को निकाल के चला देते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। पर इन बातों का साहिब जान के ऊपर कोई असर नहीं होता। उनके कानों में तो हमेशा ट्रेन की सीटी गूंजती रहती है और वो रुक्का जो नवाब सलीम उनके लिए छोड़ गए थे उसे बार बार निकालती हैं और पढ़ती हैं। आखिरकार एक पिंजरे को देखती हैं जिसमें पक्षी है, वो फड़फड़ा रहा है, तो वो उस पिंजरे को खोल देती हैं और वो पिंजरा खुलने के बाद वो पक्षी उड़ जाता है। वहीं से उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस रुक्के को इसी तरह की चीज में बंद करके मैं अपने पास दिलो जान से लगाकर रख लूं। और इसी तरह का एक पिंजरानुमा बालों के क्लिप में उस रुक्के को रखकर अपने बालों में लगा लेती है, जिसे बार बार छू करके वो देखती रहती हैं, महसूस करती रहती हैं। दृश्यांकन चलता रहता है। चंद दिन गुजर जाते हैं। वहीं नवाब फिर आते हैं साहिब जान का मुजरा देखने, पर कोठे पर सन्नाटा देख पूछते हैं क्या हुआ। बातचीत खत्म होती है और साहिब जान तैयार होकर मुजरा करने फिर आ जाती हैं। कुछ गुफ्तगू के बाद साहिब जान गाना शुरू करती हैं। रह गई है, वही थम के रह गई।
चलते 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 तेरे राह चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था यूं ही कोई मिल गया था शब-ए इंतज़ार आखे शब-ए इंतज़ार आखे कभी होगी मुख्तसर भी कभी होगी मुख्तसर भी ये चिराग बुझ रहे हैं ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं 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 मेरे साथ जलते जलते मेरे साथ जलते जलते यूं ही कोई मिल गया था यूं ही कोई मिल गया था गाना खत्म होते होते साहिब जान के कानों में ट्रेन की सीटी सुनाई देने लगती है और वो भागती है उस ओर जो नदी के पुल से गुजरती है ट्रेन तय समय पर, जिस समय की ट्रेन में उन्हें वो रुका मिला था। उनका कोठा उसी नदी के तट के आसपास ही है, जो हर वक्त गुजरते ट्रेन की आवाज उनके कानों में आती है। साहिब जान अपनी एक सहेली से मिलने जाती हैं, क्योंकि ये ख्वाब जो है उन्हें परेशान कर रहा है। वो अपनी सहेली के पास जाती हैं और उनसे बातचीत करती हैं। सहेली उनसे पूछती है, कैसे आई साहिब जान यहाँ? तो साहिब जान उनसे उस रुके वाले वाक्य को बताती हैं। कि ट्रेन से मैं आ रही थी तो कोई मेरे पैरों में रुक्का लिख के गया था। तो उनकी सहेली कहती है, साहिब जान ये पैगाम तेरे लिए नहीं है, लिखने वाले ने तुम्हारे पैरों में बंधे घुंघरू नहीं देखे हैं। अगर उसने पैरों में बंधे घुंघरू देख लेते ना, तो वो ना ऐसा सोच पाता ना ऐसा लिख पाता कि इन पैरों को, जिसको कि जमीन की आदत है, जमीन पे ना उतारिएगा। साहिब जान सच्चाई को समझने की कोशिश करती हैं और वो दूसरा नवाब जो उस शहर का रहने वाला है, उसके आग्रह पर फिर से मुजरा करने को तैयार हो जाती हैं। और जब वो आग्रह करता है कि हम तट पे जाएंगे नामनुमा खेमे में, और जब वहाँ जाते हैं तो नवाब कहता है कि उस दिन जो आप गज़ल सुना रही थी, क्या उसे दोहरा सकती हैं? साहिब जान उस गज़ल को फिर से शुरू करती हैं गाना।
इस गज़ल की वो शुरुआत करती हैं गाने के लिए कि अचानक कान में शोर आता है, वहाँ हाथियों के झुंड ने तट पे हमला कर दिया है। और वो नवाब साहब हाथियों के झुंड के हमले को देख करके फिर से अपनी बंदूक निकालते हैं और हाथियों पर गोली चला देते हैं। हाथी का झुंड हमलावर हो जाता है, नाव टूट जाती है, उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। नाव के एक हिस्से में साहिब जान बहती बहती अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां नाव का ये दूसरा हिस्सा किनारे पर लग जाता है। वो अलसाई हुई सी, घबराई हुई सी बाहर निकलती हैं तो उन्हें तट पे उस नदी के एक तंबू दिखता है और वो उस ओर बढ़ जाती हैं। भोर की बेला है, चिड़ियों की चहचहाहट है और सूरज उगने को है। वो धीरे धीरे सधी कदमों से तंबू की ओर बढ़ती हैं। जब तंबू के अंदर पहुंचती हैं तो बहुत सारी किताबें वहां बिखरी हुई उन्हें दिखती हैं। वो उन्हें देखती हैं तो देखते ही हैरान हो जाती हैं। उन किताबों में वही हैंडराइटिंग है, वही अक्षर हैं और फिर कुछ शेर दिखते हैं। पढ़ती हैं उसे। दूर दूर तक उन्हें कोई नजर नहीं आता। वो बाहर निकल के देखने की कोशिश करती हैं। जब कोई नजर नहीं आता है तो वो इत्मीनान से वहीं बैठ जाती हैं और ऐसा लगता है उन्हें कि शायद जिस मंजिल की तलाश में वो थीं वो मंजिल उन्हें मिल ही गई। और वो खुद गुनगुनाने लगती हैं जैसे प्रकृति से आग्रह कर रही हों।
इधर फिल्म का मौसम आशिकाना हो रहा है और इधर हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन का मौसम भी आशिकाना है। हमारे साथी है सत्यप्रकाश सनोठिया जी ने रोहिणी से लिखा है कि पाकीज़ा 10-20 बार तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन आज ये कहानी सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं फिर से एक बार इस फिल्म को देखूं। आज मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि इस फिल्म को देखूं, क्योंकि कहानी को सुन के कुछ अलग सा ही हमें एहसास हो रहा है। इसी के साथ एक और हमारे पास मेल आई है, वो लिखने वाले हैं सुदर्शन मुखी जी। इन्होंने शांति नगर सोनीपत से ये मेल लिखा है। अपने पूरे परिवार के साथ सुनकर बैठ करके इस फिल्म की कहानी और गाने सुन रहे हैं। कह रहे हैं बहुत ही हेल्दी सा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही मौसम है आशिकाना गाना खत्म होता है, घोड़ों की टाइप सुनाई देती है साहिब जान को। यहाँ साहिब जान की पहली मुलाकात होती है नवाब सलीम अहमद खान से। नवाब साहब पूछते हैं, आप कौन हैं? साहिब जान को सब याद है। वो अपने बारे में बताना चाहती हैं पर डर जाती हैं। सच्चाई बता दी तो कहीं नवाब साहब उन्हें छोड़ देंगे, और वो यहाँ घबराहट में झूठ बोल देती हैं कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। उनके बीच संवाद का आदान प्रदान होता है। नवाब साहब घोड़े पर सवार होकर फिर अपने काम पे जाने लगते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। पीछे से आवाज लगाकर साहिब जान कहती हैं, सुनिए। वो मुड़ के पूछते हैं, सलीम, हाँ कहिए। शाम घिरने से पहले वापस आ जाइएगा। वो चले जाते हैं नवाब सलीम, और साहिब जान अकेले खेमे में रह जाती हैं। इधर उनके रिश्तेदार नदी में तलाश करते करते साहिब जान को अचानक देख लेते हैं और अपने एक साथ उन्हें ले जाते हैं। नवाब सलीम लौट कर शाम को आते हैं तो उनके टेंट को खाली देखते हैं, और उधर साहिब जान को कोठे पर मुजरे के लिए फिर से तैयार करके बिठा दिया गया है। बैठे हुए लोग वहाँ भद्दे भद्दे शब्द बोलते हैं, पर साहिब जान खामोश हो गई, कुछ नहीं बोलती। आखिरकार उठकर चली जाती हैं, जाकर अपने आरामगाह में आराम कर रही हैं। पर एक व्यक्ति पैसे की जोर पर जबरदस्ती साहिब जान के आरामगाह में घुस जाता है। यहाँ जो फिल्मांकन किया गया था बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। एक दृश्य होता है, फिर पिंजरे में एक पक्षी है और एक सांप है जो उस पक्षी को डसने की कोशिश कर रहा है। इस ओहा-पोह को इतने खूबसूरती से इसका दृश्यांकन किया गया, देखने लायक है। इसी बीच में साहिब जान को मौका मिल जाता है और वो अपने आरामगाह से निकलकर दौड़ती हैं, भागती चली जा रही हैं रेल की पटरी पर। अचानक उनका दुपट्टा पटरी के बीच में फंस जाता है। निकालने की कोशिश करती हैं, ट्रेन रुक जाती है। पैसेंजर में होते हैं नवाब सलीम। अपने साथ साहिब जान को फिर वहां से थोड़ी बातचीत के बाद ले जाते हैं। अचानक उन्हें कोठी में ले जाते हैं। दस्तरखान, वहां पे दृश्य बदलता है। दिखा रहा है दस्तरखान बिछा हुआ है, सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक आधी रात में शोर होता है, शहाबुद्दीन चचा आ गए, शहाबुद्दीन चचा आ गए। यहाँ पता चलता है कि शहाबुद्दीन के भाई की संतान है नवाब सलीम। घर में बहस होती है। अनजान लड़की कैसे आ गई, क्यों आ गई, कहाँ से आ गई? वो कहते हैं मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, और उससे निकाह की पेशकश करते हैं, पर घर वाले नहीं मानते हैं। नवाब सलीम साहिब जान को लेकर घर से निकल जाते हैं।
यहाँ साहिब जान अपनी सच्चाई बता देती हैं कि वो एक तवायफ हैं, पर नवाब सलीम स्वीकार कर लेते हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीन, दुनिया ये ज़मीन। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। और हम यहाँ तैयार हैं अपने अगले ईमेल को पढ़ने के लिए। सारिका पंकज जी का ईमेल आया है नोएडा से। कहती हैं, सुन रही हूँ सारे काम छोड़, कल्ट मूवी चुनने और बेहतरीन निभाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम नशे में हैं संभालो हमें तुम, हम नशे में हैं संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हमारे एक श्रोता हैं वासु पाठक जी। इन्होंने एक बहुत बड़े चिट्ठी लिखी है, बहुत बड़ा खत लिखा है। लब्बो लुबाब ये कि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है। पाकीज़ा सचमुच एक बेहतरीन फिल्म है। वासु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमीना तखान जी ने लिखा है कि बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छा बेहतरीन प्रस्तुतिकरण, आपको बधाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीना जी। जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, न कभी खत्म उल्फत का सफर, उल्फत का और वाकई उल्फत का सफ़र कभी ना ख़त्म होने वाली ये फिल्म थी। गाना ख़त्म होता है, उसके बाद शहर में दोनों पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों की बदजुबानी के कारण नवाब सलीम का झगड़ा हो जाता है। उसके बाद नवाब सलीम कहते हैं कि मैं तुमसे निकाह करूंगा, और उन्हें निकाह पढ़वाने के लिए ले जाते हैं। नाम पूछे जाने पर वो थोड़े उहापोह में है कि वो अपना नाम क्या बताएं। इतने में ही नवाब सलीम कहते हैं कि इनका नाम पाकीज़ा है, पर साहिब जान निकाह के कबूलनामे से इनकार कर देती हैं और वापस अपने कोठे पर चली जाती हैं। नवाब सलीम दुखी होकर परिवार के कहने पर निकाह के लिए राजी हो जाते हैं और एक खत भेजते हैं साहिब जान के नाम। आमंत्रण भेजते हैं कि मेरे निकाह में आपको नृत्य करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, और वो जाती हैं वहाँ। साहिब जान, ये साहिब तुम्हारे लिए किसी सलीम अहमद का खत लाए। साहिब जान, इस महीने की 26 तारीख को तुम्हें भूल जाने की रस्म मैं बड़ी धूमधाम से मना रहा हूं। यही दिन मेरी शादी का भी ठहरा है। इस मुबारक मौके पर तुमसे एक मुजरे की फरमाइश है, क्योंकि सुना है नाचने गाने में तुम दूर दूर तक मशहूर हो। तुम्हारा एक शनासा सलीम।
मेरे दिल में छुपे रहते थे, आज आज उन्हें मैं सबके सामने नाचता हुआ देखूंगा। क्या देख सकूंगा? पर चलते चलते मेरी आंखें देख रही हैं कि उपासना जग्गा और वीना अरोड़ा जी ने ईमेल भेजा है और दोनों ने कार्यक्रम की बहुत बहुत तारीफ की है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं। फिर भी ये जिद है कि हम जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। प्यार करना दिले बेताब बुरा होता है, प्यार करना दिले बेताब बुरा होता है। सुनते आए हैं कि ये ख्वाब बुरा कॉकरोच। साहिब जान, ये साहिब तुम्हारे लिए किसी सलीम अहमद का खत लाए। और इस तरह से फिल्म अंत पे पहुंच जाती है। सभी को सच्चाई का पता चल जाता है। खून खराबे पे सब तैयार हो जाते हैं। नवाब शहाबुद्दीन को गोली लग जाती है, पर नवाब सलीम वादा करते हैं कि वो बारात लेकर जाएंगे और साहिब जान को ब्याह कर लाएंगे। और इस तरह कोठे पर बारात आती है और साहिब जान नवाब सलीम से निकाह पढ़वा महलों के लिए विदा हो जाती हैं। इस फिल्म का अंत सुखद होता है। वासु साहब ने इस फिल्म के बारे में जो बहुत सारी बातें लिखी उसकी कुछ आखिरी लाइनें हम पढ़ देते हैं। निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही के मृत्यु के बाद उनके बेटे ताजदार अमरोही स्टूडियो का संचालन कर रहे थे। ताजदार अमरोही के मुताबिक कामलिस्तान स्टूडियो चलाना बहुत ही महंगा सौदा था। इस स्टूडियो के रख रखाव और कर्मचारियों के वेतन देने के बाद बहुत कम पैसे बच रहे थे। बहुत झगड़े पारिवारिक बढ़ते चले गए और तकनीकी रूप से स्टूडियो को समृद्ध बनाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने स्टूडियो बेच दिया। कमालिस्तान स्टूडियो की जगह अब भव्य आईटी पार्क का निर्माण शुरू हो गया है।
आज सिनेमाघर कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा को, देख भी रहे थे, महसूस भी किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो शुरू से लेकर अंत तक आपने मेरा साथ दिया।